चलिए, आई होप मैंने आप लोगों को बता दिया है कि नेक्स्ट मंडे आप लोगों का मिड टर्म होगा और लोगों को 8:30 बजे क्लास में पहुंचना होगा। और MCQs है। ठीक है। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, टाइम मैनेजमेंट में, स्कोप मैनेजमेंट में, कोई सवाल किसी का, कोई चीज पूछनी हो, सर ये बता दीजिए, सर ये रिवाइज कर दीजिए। एनीथिंग यू वुड लाइक टू रिवाइज? जो कुछ आज पढ़ा रहा हूँ वो मिड टर्म में शामिल नहीं है। इससे पहले जो कुछ पढ़ाया वो सब मिड टर्म में शामिल है। तो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आई कैन डू द रिविजन। जी, स्टूडेंट सुन रहे हैं मेरी? जी, सुन रहे हैं तो कोई एनीथिंग यू वुड लाइक टू रिपीट, रिवाइज, कोई ऐसी चीज है? ऑल क्लियर है? अरे माशाल्लाह, सब क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, एक बात है वो ये, जब तक 1-2 मिनट है मेरे पास, तो आप लोगों को ये बताना है कि भाई क्लासरूम टीचिंग इज नॉट एनफ फॉर एम्प्लॉयमेंट। आप रेडी नहीं होते एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप क्लासरूम टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं। आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको इंडस्ट्री जाना पड़ेगा, अपने आप को वहां से भी कुछ सीखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि एम आई रेडी और नॉट। मुझे कोई 1 लाख रुपए की या 1.5 लाख रुपए की नौकरी देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा, देगा तो क्यों देगा? तो ये जाके मेजर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये खैर बात, हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? आज का जो टॉपिक है वो हमने पहला पढ़ा स्कोप मैनेजमेंट, और उससे ड्राइव किया हमने एस्टिमेशन, एफर्ट एस्टिमेशन, कि अगर ये काम है तो इसमें कितना वक्त लगेगा, और अगर वक्त कितना लगेगा तो कॉस्ट कितनी लगेगी। तो स्कोप इज द प्राइमरी पैरामीटर, और उससे टाइम और कॉस्ट मैनेज होती है। उसके अलावा भी है नॉलेज एरिया। कोई प्रोजेक्ट में रिस्क हो सकता है, प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर को कैसे मैनेज करना है, तो ये सारी चीजें हैं। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अभी हम मिड टर्म से पहले तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने स्कोप मैनेजमेंट पढ़ लिया है। स्कोप दोनों लोगों को, यानी जो बनाने वाला है और बनवाने वाला है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे ब्रेक डाउन करना है, डिकम्पोज करना है, और उसकी बेसिस पे आपने टाइम निकालना है और उस पे क्रिटिकल पाथ को समझना है और जहाँ अच्छी टीम लगानी है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। और ये सारी चीजें पीएम बॉक से हैं। पीएम बॉक का मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है। तो शुरू करते हैं। ठीक है। तो क्या करती है जनाब, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई प्रोसेस होगा कि हम इंडिविजुअल काम के ऊपर प्राइस लगाएंगे या रेट लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे? उसमें खाली लोगों की तनख्वाह होगी या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होगी? अब जाहिर सी बात है, तनख्वाह के अलावा भी बहुत सारी कॉस्ट होती है। अगर आपने लैपटॉप दिया है तो उसकी कॉस्ट, ऑफिस दिया है तो ऑफिस का किराया, बिजली, पानी, चाय, और अगर आप ट्रैवल करवा रहे हैं उसको किसी और मुल्क या किसी और शहर, तो वो ट्रैवलिंग की कॉस्ट है। तो ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो आप उसको नहीं दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल, तो पॉलिसी क्या है, हाउ डू यू कैलकुलेट द कॉस्ट? ठीक है। तो पहले ये आपकी पॉलिसी है। दूसरी बात ये है कि फिर आप उस पॉलिसी को अप्लाई करके आप कहते हैं कि कितनी लगेगी कॉस्ट, दैट इज योर प्लानिंग पार्ट। फिर आप उसको मैनेज और कंट्रोल करते हैं। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। ये अलग अलग रंग से और किसी वजह से लिखे गए हैं। ये अलग अलग चीजें, प्लानिंग एंड एस्टिमेशन एंड बजट, ये तीन चीजें क्यों करते हैं? पैसे कितने चाहिए, फंड कितने चाहिए, लोगों को तनख्वाह देनी है, बिजली का किराया देना है। तो यू कंट्रोल द कॉस्ट। ये वन, पहला है प्लान,
पहला है सॉरी एस्टिमेट, बजट एंड देन यू कंट्रोल। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू डू इट। ठीक है, यहाँ तक सही है? कोई सवाल, कोई एनीथिंग? ठीक है, अब जरा ये पढ़िए क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगर स्कोप चेंज हो रहा है तो क्या होगा? स्कोप चेंज हो रहा है, कोई चीज आप ऐड करा रहे हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो पहली चीज है टाइम ज्यादा लगेगा, मोर आवर्स चाहिए आपको। दूसरा है कि टाइमलाइन जो है आपकी वो शिफ्ट हो जाएगी। ये होगा या नहीं होगा? मतलब आपने 10 चीजें कही थी और आप 11 और 12 भी कह रहे हैं, तो 11 और 12 करने के लिए आई नीड मोर आवर्स। और जो टाइमलाइन थी कल की, वो कल नहीं हो पाएगी, परसों हो पाएगी। ये बात समझ में आ रही है? दैट्स अ बेसिक पॉइंट, दैट इज अ फंडामेंटल पॉइंट। आ रही है समझ में भाई? डियर स्टूडेंट्स को बताएगा सर को समझ में आ रहे हैं दोनों पॉइंट? यस सर। जी थैंक यू। आप जब तक नहीं बोलते हैं तो मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये है, ये वाली ट्रायंगल देखिए। ये आपका स्कोप एक प्राइमरी पैरामीटर है। स्कोप बढ़ेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा और कॉस्ट उस हिसाब से रिलेटिवली बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दो चीजें जो आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी पैरामीटर स्कोप है, ये जैसे बढ़ेगा या कम होगा तो टाइम भी कम लगेगा, बढ़ेगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो आपकी रिसोर्स लग रही है ना। प्रोजेक्ट का तीसरा पैरामीटर क्या है कि उसमें रिसोर्स लग रही है। तो रिसोर्स का मतलब है टीम चाहिए, पैसे चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो इसका मतलब है किसी भी प्रोजेक्ट को करने में आपका कॉस्ट लगेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसका प्रोसेस देखते हैं। तो पीएम वॉक ये कहती है इसके प्रोजेक्ट में पहला वाला स्टेप ये है कि जो जो आपने काम करना है वो आप स्कोप से ड्राइव करेंगे, लिस्ट ऑफ टास्क निकालेंगे। याद है, स्कोप से लिस्ट ऑफ टास्क निकाला था और फिर उसकी ड्यूरेशन निकाली थी। उस ड्यूरेशन को हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस्ट आ जाएगी, एस्टिमेट आ जाएगा। फिर हम उसको बजटिंग करके एक बेस लाइन बनाते हैं। यानी अगर कॉस्ट है हर इंडिविजुअल की, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट या इस महीने की कॉस्ट ये होनी चाहिए। तो हम बेस लाइन बनाते हैं जिससे हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो हम जरा देखेंगे एस्टिमेशन क्या चीज है और ये एस्टिमेशन मुश्किल क्यों है। तो फिजिकल प्रोजेक्ट के अंदर या ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट के अंदर एस्टिमेशन इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमारे उसमें है, क्योंकि हमारी फिजिकल नहीं है, मेंटल है। किसी के दिमाग में कितनी कैपेसिटी है, कितना काबिल है, ये पता नहीं चलता जब तक हम काम ना करें। ठीक है, मजदूर को बुला के पता है ना कि एक दिन में ये काम कर लेगा, वो फिजिकल काम है। लेकिन अगर मैंने एक डेवलपर को हायर किया हुआ है तो मुझे पता नहीं है कि कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो एक एवरेज से मैं एस्टिमेट कर लेता हूँ। तो एस्टिमेट में बहुत गलतियां होती हैं क्योंकि मेंटल काम है। ठीक है, फिर हमने लिस्ट ऑफ टास्क बनाई जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और फिर उसके आगे हमने उसकी ड्यूरेशन लिखी, इतने घंटे। फिर उसकी कॉस्टिंग लिख दी, जो भी रेट है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो हम उसको कंट्रोल करने की शुरू कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये कॉस्ट एस्टिमेशन में कुछ इनपुट होगा, कुछ आउटपुट होगा, और इसके टूल्स होंगे कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर, बजटिंग के अंदर, कॉस्ट कंट्रोल। तो हम ये देखेंगे। तो इनके लिए पीएम वॉक का एक तरीका कार है कि किसी भी चीज की एस्टिमेट करनी है तो आप जरा देखेंगे। ठीक है यहाँ तक? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के पीएम वॉक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज के ये 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ठीक है, पहली चीज हमने क्या सीखी कि अगर स्कोप चेंज होगा तो टाइम और कॉस्ट चेंज होगी। अब हम देख रहे हैं कि अगर कॉस्ट लगानी है तो पहले आप हर काम की ड्यूरेशन निकालेंगे, उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहला काम हो गया। उसके बाद वाला काम जो है जरा उसमें बजटिंग करेंगे। उसमें कोई अगर रिस्क है तो 20%, 15% बढ़ा देंगे, ये सब करेंगे। ठीक है, तो ये पहली चीज है। ये अप्रोक्सीमेशन का वर्ड है, किसी वजह से है, डेवलपिंग एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, अभी मैंने बताया क्योंकि मेंटल एस्टिमेट है, आप फिजिकल काम नहीं ले रहे हैं, उसके दिमाग का काम ले रहे हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इसलिए बहुत गलतियां हो सकती हैं इसके अंदर। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप काम नंबर टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3 में
लगाते हैं और फिर आप एक बेस लाइन स्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, यानी आप बेस लाइन का मतलब है कि ये प्रोजेक्ट करना है तो टाइम इतना लगेगा और इतने पैसे लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, इससे कम लगना चाहिए, तो दैट इज योर बेस लाइन। ठीक है, जैसे आपके पास एक लिस्ट है, चीजें खरीदने जा रहे हैं, तो आप कहते हैं यार ये इतने में तो नहीं आएंगी, तो जरा प्राइस पता करो। अच्छा तो ये, अच्छा ये प्राइस है, तो तकरीबन ये 20,000 रुपये में आ जाएंगी, तो 20,000 इज योर बेस लाइन। अगर वो महंगी हुई तो आप नहीं लेंगे, आपके पास 20,000 ही है। ठीक है, और आपके पास, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी ऐसे ही है। बेस लाइन का मतलब है आपके पास जो बजट है वो इतना ही है, उससे ऊपर नहीं जा सकते आप, कम हो तो अच्छी बात है। अब आपने बेस लाइन बना ली कि ये प्रोजेक्ट जो है 6 महीने में होगा और 25 लाख में होगा। अब आप प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो कंट्रोल करने की शुरू करेंगे कि 4 महीने से ज्यादा ना जाए और 25 लाख से ऊपर ना जाए, दैट इज द कंट्रोल। ठीक है जैसे आप जेब में पैसे रख के लिस्ट लेके जा रहे हैं, तो आप कहेंगे यार इतने ही पैसे हैं, इससे बाहर तो मैं ले नहीं सकता हूँ, यू कंट्रोल योर एक्सपेंस। तो अब इस प्रोजेक्ट पे आपने टाइम और पैसे को कंट्रोल करना है। ठीक है, ये तीनों बातें समझ में आ रही है? आगे चलें। कोई सवाल, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? सर की बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक ठीक है? ठीक है भाई, कोई बताएगा सर को? यस सर, यस सर। ठीक है, अब जरा ये एक एग्जाम्पल है, जरा इसको देखिए। ये पहला काम है, कॉस्ट एस्टिमेट का क्या मतलब है, डिटरमिन बजट का क्या मतलब है इसका, और ये आगे एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसको जरा पढ़िए। ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेशन में अगर आपको याद हो, हमने टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3, ऐसे 50 टास्क लिखे थे। ठीक है, तो वो टास्क लिखे थे, उसके आगे ड्यूरेशन लिखी होगी। ठीक है, तो अब ये है वो एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल एक टास्क था जिसकी ड्यूरेशन 10 आवर थी। मैं इसको जरा हाईलाइट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल उसकी ड्यूरेशन थी 10 आवर्स। ठीक है, तो ये उसका रेट है, ये उसका रेट है। ठीक है, जो उस काम के पर जो मैं लगा रहा हूँ वो 4500, अभी एक कम है ज्यादा है इसको अभी नहीं देखना है, लेकिन बहरहाल 4,500 पर आवर वो सीनियर डेवलपर जो है ना वो लेता है मेरी सॉफ्टवेयर हाउस में। तो 10 घंटे काम करने हैं, तो ये वाले काम के 45 आवर्स। अब उसमें डायरेक्ट कॉस्ट भी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी, अभी इस पे नहीं जा रहे, लेकिन वो ये वाला काम है, ये वाला काम है, तो कॉस्ट, रिसोर्स की कॉस्ट मैंने लगा दी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये ड्यूरेशन है और ये उसका रेट है। तो ये ड्यूरेशन है और ये उसका रेट, माय अपॉलजी। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। अभी आपका एग्रीगेट एस्टिमेट है जो आपने यहाँ से लिया है, यहाँ से, लेकिन आप उसमें ना अम, कोई चीज ऐड करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं यार इसमें 10% का रिस्क है, तो इसमें ना 10% ऐड कर दो। तो आपने 10% ऐड कर दिया हर इसमें। फिर आप कस्टमर को दिखाते हैं और कहते हैं भाई देखो ये है कॉस्ट बन रही है, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ये 22 लाख थी, मैंने सारे इसके बजट ऐड करके और सारे रिस्क ऐड करके 22 से 26 लाख हो गई है, 27 लाख हो गई है, 28 लाख हो गई है। डू यू एग्री? अभी दोनों का एग्रीमेंट आएगा तो बेस लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब आपने ये सारी चीजें ऐड कर ली है। फीचर नंबर बी, फीचर नंबर ए, फीचर नंबर सी, और डीबगिंग। ठीक है, तो आपके पास ये कॉस्ट आ गई है, यानी 10,50,000 रुपए ये। ठीक है, 10 लाख केस में लिखा हुआ है, ये जो है ना केस में लिखा हुआ है, जीरो जीरो नहीं लगाए। ठीक है, तो पहली बात समझ में आ रही है, एस्टिमेट हो गई, बजटिंग हो गई। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है, अब हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो आपने एक प्लान बना लिया जिसमें आपके पास स्कोप है, आपने प्लान बना लिया जिसमें आपकी ड्यूरेशन है, डिस्कशन करके, और आपने इस रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपका प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, और प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो हर हफ्ते आप मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है,
मीटिंग करके देख रहे हैं कि सब सही जा रहा है, कोई मसला तो नहीं है। जो हमने कहा था इस महीने इतने पैसे खर्च होने चाहिए उतने ही खर्च हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं। उतने जो हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप कहेंगे ठीक है। ठीक है ना, आपकी जेब में 20,000 रुपए थे और आपकी लिस्ट में सारी चीजें आ गई हैं तो कोई मसला नहीं है। मसला तो तब है ना जब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और वक्त ज्यादा लग रहा है, तब फिर आप उसको कंट्रोल करेंगे। आप कहेंगे इसको वक्त पे खत्म करो, रिसोर्स लगाओ। ठीक है, तो डू यू अंडरस्टैंड द 3 स्टेप्स डियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है तो हम आगे जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक मतलब कोई मसला तो नहीं हो रहा? होल्ड ऑन। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? पीएम बॉक क्या कहता है? पीएम बॉक कहता है कि आप पहले जो भी काम है उनकी लिस्ट बना लीजिए और उस पे ड्यूरेशन निकाल लीजिए। और फिर जो भी आपकी प्रोसेस है कॉस्टिंग का, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ट्रेवलिंग, फलानी चीज, तो वो रेट निकाल लीजिए। और फिर भी मैं दिखाऊंगा हम कैसे निकालते हैं। और फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हर एक का कॉस्टिंग आ जाएगी। आप उसमें रिस्क ऐड करते हैं, ठीक है ना। आप कहते हैं ये वाले काम के इतने हैं, ये वाले काम के इतने हैं, ये वाले काम के इतने हैं। लेकिन आप उसमें ना 10%, 5% जो भी आपकी एस्टिमेशन में गलती हो सकती है वो आप ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और फिर आप उसको करने के एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जी वी मस्ट रिड्यूस टेस्टिंग आवर्स। क्यों? कि हमारी जो बजट से हम आगे निकल गए हैं तो इसको हमें ये चीज कम करनी होगी, इसमें ऐसे करना होगा। ठीक है, तो वी नीड टू डू दैट। क्लियर है यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स? सब मेरे साथ हैं, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, यस सर। ठीक है। हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट से ही पढ़ हो गया तो हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। तो हम पहला देखने जा रहे हैं कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे होती है। ठीक है, तब कॉस्ट एस्टिमेशन में हम देखना है कि खाली प्रोग्रामर की कॉस्ट नहीं है, सारी रिसोर्स की कॉस्ट है। रिसोर्स लगती है तो उसमें आदमी की भी कॉस्ट है, उसको पीसी दिया हुआ है वो कॉस्ट है, उसको कोई टूल दिया हुआ है खरीद के वो कॉस्ट है, वो कहीं ट्रेवल करके जा रहा है कस्टमर के पास गाड़ी लेके और उबर करके या मोटरसाइकिल लेके, तो वो कॉस्ट है। ये सब कॉस्ट है ना जो आपने उसको देनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑफिस की कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लगाएंगे और फिर आप देखेंगे ईच एक्टिविटी, ये वाले काम पे इतने घंटे लगेंगे, ये वाले काम पे इतने घंटे लगेंगे, ये कॉस्ट लगेगी। ठीक है, ये सब आप करेंगे, फिर आप देखते हैं उसका कोई ऑल्टरनेट तो नहीं है। एग्जाम्पल, किसी को मैंने सऊदी अरब भेजना है तो 3 को भेजना है या मैं 4 को भेजना जरूरी है, उनको कहाँ ठहराना होगा, उनको मैं किसी के रेस्ट हाउस, कॉस्ट कैसे कम होगी, क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें मुझे देख के। ठीक है, अभी सारे अल्टरनेट्स हैं, मेक वर्सेस बाय, यानी मैं खुद बना रहा हूँ या बाहर से खरीद रहा हूँ। लीज भी होता है सॉफ्टवेयर, यानी जैसे आपके ऊपर जो आप किसी के सॉफ्टवेयर लीज कर लेते हैं कि आप 1 महीने तक या 1 साल तक आप सॉफ्टवेयर लेंगे और पर मंथ इतने पैसे लेंगे। ठीक है, तो आप जिस तरह से या फिर आप इस तरह से कर लेंगे, तो नॉर्मली हम देख रहे हैं खुद बना रहे हैं या बाहर से ले रहे हैं। ठीक है, अब जरा इसको देखिए। अब क्या करना है, मैं आपको पता है मैं यहाँ से आउटपुट से शुरू करता हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे हर एक्टिविटी की कॉस्ट चाहिए। ठीक है, तो हर एक्टिविटी की कॉस्ट चाहिए और इसकी बेसिस चाहिए। ठीक है, तो हम ये पढ़ चुके हैं और हम जरा ये पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्ट का शेड्यूल क्या है, इसमें रिसोर्स कितनी लग रही है और इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, और हम लोग किस तरह से कॉस्टिंग करते हैं, हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट लेते हैं या इनडायरेक्ट कॉस्ट लेते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है। ठीक है, इसको जरा देख लीजिए, फिर मैं आपको वो एक्सेल की शीट दिखाऊंगा जो मैंने पिछली दफा दिखाई थी टाइम एस्टिमेशन में। तो इस दफा हम जरा कॉस्ट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर दोबारा से आएंगे। यहाँ तक ठीक है? एंड आई कैन आई गो टू द डॉक्यूमेंट एक्सेल शीट? ठीक है, तो मैं एक्सेल शीट पे जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा एक्सेल शीट। शेयर एक्सेल शीट, ओके। अभी वो एक्सेल शीट है जो समराइज करके दिखाई है आपको। ये स्कोप है लेफ्ट साइड पे है, ये वाला प्रोजेक्ट बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, और ये आपका डेवलपमेंट प्रोसेस है। ठीक है,
इस डेवलपमेंट प्रोसेस में मैंने ये ड्यूरेशन लिख लिया है। तो ये लिस्ट ऑफ टास्क है जो स्कोप से आ रहा है, ये ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा रेट, तो कॉस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, तो रेट कहाँ से आ रहा है देखिए, ये रिसोर्स है मेरी, देख रही है ये रिसोर्स है। नीचे जो है ना ब्राउन कलर में रेट लिखा हुआ है। रेट कैसे आ रहा है, मैंने इस प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मैनेजर लगाया है, बिजनेस एनालिस्ट लगाया है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट लगाया है, सीनियर डेवलपर, जूनियर डेवलपर्स, टेस्ट इंजीनियर, एसक्यू इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर, सारे लोग लगाए हैं। ठीक है, मैं उनके नाम नहीं लिखे, आप नाम भी लिख सकते हैं कि ये वाली रिसोर्स लगेगी। ये उसकी तनख्वाह है। ठीक है, आप कहेंगे कम तनख्वाह है बढ़ा दें, तो मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर की कॉस्ट जो है मैं 1.5 लाख से 2.5 लाख करूंगा, देखिए कैसे हो जाएगा। अब आप नंबर देखिए, सारे नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नंबर सारे चेंज हो गए। बिजनेस एनालिस्ट को आप कहते हैं 2 लाख कर दो, मैंने 2 लाख कर दिया। मैं एक्चुअली इनकी तनख्वाह, एक्चुअल जो तनख्वाह है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, ये तनख्वाह लिखी, इसको मैंने क्या किया ये देख रहे हैं आप, डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, अच्छा सॉरी, माय अपॉलजी, मल्टीप्लाई किया 0.25 से, क्योंकि इस प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना वो 4 प्रोजेक्ट देख रहा है, इसलिए 0.25 से किया है, लेकिन बाकियों में नहीं करूंगा मैं। ठीक है, अच्छा, इसको भी किया हुआ है, इसको भी किया हुआ है, इसको भी किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, बहरहाल ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, सॉरी डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, फिर मैंने देखा इसको डिवाइड कर दिया 22 से, तो ठीक है, ये उसकी डायरेक्ट कॉस्ट है, इस पे कोई मसला नहीं है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अम, और ये जो है ये, तो ये सारी चीजें ऐड करनी होंगी। तो ये सपोज पर डे ये कॉस्ट आ गई 14,000, प्रोजेक्ट मैनेजर की, बिजनेस एनालिस्ट की 11,000 है, ये पर डे कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए ये डेज हैं, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इसकी कॉस्ट आ गई, इसकी कॉस्ट आ गई, इसकी कॉस्ट आ गई। अब ये मेरे पास एक बेस लाइन आ गई। ठीक है, तो ये अभी बेस लाइन ही है, अभी एस्टिमेशन है ये। फिर मैं कहता हूँ इस पे रिस्क है 12%। तो मैं इस कॉस्ट से ये जो आपका है, कौन सा है ये, रो नंबर पी, और ये 33, तो मैं कहता हूँ P33 मल्टीप्लाई बाय, कहाँ गया मल्टीप्लाई, एस्ट्रिक, ये रहा एस्ट्रिक। मैंने कहा इसको 20% इंक्रीज करते हैं, तो 1.2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी प्राइस को। पी नहीं है, क्यू है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू है, ये भी तो 0 आ रहा। 33 नहीं है भाई, 4 है, 34। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 20% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात, इसमें कोई चीज मुश्किल लग रही हो कि क्या किया मैंने, मैंने लिस्ट ऑफ टास्क निकाला, और उसकी ड्यूरेशन निकाली, और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ईच आइटम की कॉस्ट आ गई, इसकी आ गई, इसकी आ गई, इसकी आ गई, इसकी आ गई। फिर मैंने कहा मैं इसको इस कॉस्ट पे नहीं, लेकिन मैंने कहा ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थोड़ा सा रिस्क है, परचेज पे थोड़ा सा रिस्क है, इस रिस्क को ऐड कर दो। तो फिर मैंने बजटिंग कर दी। तो बजटिंग करने के बाद मेरे पास अब ये कॉस्ट आ गई, अब ये मैंने टीम को दिखा दी, कस्टमर को दिखा दी। ठीक है, 2.7 मिलियन। तो उसने कहा ठीक है, तो 2.7 मिलियन में, सॉरी 27 मिलियन, नॉट 2.7, 2 करोड़ 70 लाख। तो ये 2 करोड़ 70 लाख में बनेगा आपका, 2.5 करोड़ में सॉफ्टवेयर बनेगा, और इतना टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब मैं वापस आ रहा हूँ आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। अभी समझ में आ रहा है, लिस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी के आगे कॉस्ट आ गई, उसको मैंने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी कैसे आया था, हमने एनालोगस और प्रोजेक्ट डिकम्पोज किया था, और 3 पॉइंट से हमने उसकी टाइम एस्टिमेशन निकाली थी। अब उस टाइम एस्टिमेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया रेट से, तो हमारे पास कॉस्ट आ गई। ठीक है यहाँ तक।
कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, हमने एक ये चीज नहीं पढ़ी थी कि हम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी आउटसाइडर से बनवा रही है, मतलब आपको ये तो पता है आपको कैसे कॉस्टिंग करनी है, लेकिन अगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्सटाइल मिल है, और किसी सॉफ्टवेयर हाउस से बनवा रही है, तो वो वेंडर से कैसे कॉस्ट लेगी, ये हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। ठीक है, ये इसको डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है, ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। क्लियर है? क्लियर? ठीक है, प्रोजेक्ट शेड्यूल, वो लिस्ट ऑफ टास्क आ गई, और कोई ह्यूमन रिसोर्स प्लान आपके पास आ गया, और ये वो आपका तरीका कार है। ठीक है यहाँ तक? अब ये जरा हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये वाली टेक्निक थोड़ा सा देख लेते हैं। ये टेक्निक्स हैं, तो इनमें से कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। 3 पॉइंट हमने किया था कि जी ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, पेसिमिस्टिक क्या होता है, और मोर लाइकली क्या होता है, तो वो हमने एक्चुअली रिसर्च किया, ये हमने डिकम्पोज किया था। ठीक है? ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अगर एक बैंक है वो किसी सिस्टम्स लिमिटेड से या किसी सॉफ्टवेयर हाउस से सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन वेंडर से बनवा रहा है, तो वेंडर को क्या करेगा, वेंडर को वो बताएगा मुझे क्या बनाना है। अच्छा, ये क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में समझना मुश्किल काम है कि कस्टमर क्या चाहता है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट देना पड़ता है आपको। तो जब आप प्रिंटर मांगना है ना, तो आप कहेंगे ये वाला प्रिंटर दे दो, और HP का दे दो, और ये वाला मॉडल दे दो, बड़ा आसान है। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बताना होगा कि मुझे क्या चाहिए। अगर छोटी सी रिक्वायरमेंट है तो 11 पेज का होगा, बड़ी रिक्वायरमेंट है तो 50 पेज का होगा, और बड़ी में है तो 60-70 पेजेस का हो सकता है। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और वेंडर को पढ़ने के बाद फिर वो कहता है कि ये है और ये नहीं है, ये बनाना पड़ेगा। तो डू यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये समझ में आ रही है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वो ऑर्गेनाइजेशन लिख के देती है कि मुझे क्या चाहिए, दैट इज कॉल्ड RFP। वो एक डॉक्यूमेंट होता है, रिच डॉक्यूमेंट होता है, जो वेंडर पढ़ता है, पढ़ने के बाद कोई सवाल होता है तो इन रिस्पॉन्स टू RFP वो प्रपोजल सबमिट करता है। प्रपोजल के नॉर्मली 2 पार्ट होते हैं, एक टेक्निकल होता है, और फिर अलग होता है जो पैसे होते हैं। तो आप कहते हैं ये दूंगा, ये दूंगा, ये लोग होंगे, ये ऐसे बनेगा, इसकी टेक्नोलॉजी होगी, दैट इज अ टेक्निकल। दूसरा उस पार्ट होता है उसमें कि पैसे कितने लगेंगे। ठीक है? तो बैंक ने एक RFP भेजी, सॉफ्टवेयर हाउस ने एक प्रपोजल भेजा, जिसके 2 पार्ट हैं, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल। उसमें टाइमलाइन होगी, उसमें कॉस्ट होगा, उसकी डिटेल होगी। ठीक है? अब ये, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? वेंडर बिड एनालिसिस सही है ना, समझ में आ रही है? सब खामोश क्यों है? नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? समझ में आ रही है, नहीं आ रही है भाई? मैं तो जाग रहा हूँ, बैठा यस हूँ सर, सर, सही यस है, सर। समझ आ रही है। ठीक है, चलिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग वेंडर से ले रहे हैं। वेंडर का मतलब है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ले रही है। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि कॉस्टिंग कैसे होगी। आप बताएंगे क्या बनाना है, RFP भेजेंगे, जो आपका स्कोप है आप बताएंगे ये स्कोप है, तो मैं आपको कॉस्ट करके बताऊंगा। ठीक है? तो रिक्वेस्ट टू प्रपोजल का मतलब है आप मुझे स्कोप बता रहे हैं। ठीक है? तो देख लेना जरा। ठीक है? रिक्वेस्ट टू प्रपोजल इज नथिंग बट द स्कोप, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर या हमारी जो इंजीनियरिंग है उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती है। ठीक है? अगर कोई आपसे कह रहा है कि जी मुझे सड़क बनानी है, तो वो 4 सवाल करेगा और समझ जाएगा सड़क कितनी बड़ी है, उसमें कितने। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर ये इंटेंजिबल है और विजिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होती है, इसलिए आप डॉक्यूमेंट करके देंगे ये स्कोप है। इसकी बेसिस पे मैं आपको कॉस्ट और टाइम बताऊंगा। ठीक है? तो ये बात है जो हमने अभी पहले पढ़ी थी। ठीक है? फिर वो ऑर्गेनाइजेशन सारे प्रपोजल में लेती है, 4 लोगों से, 5 लोगों से, 10 लोगों से, फिर उनको कंपेयर करती है, फिर सारा कुछ करती है। ठीक है? अब हमने क्या कर लिया, पहला काम हमने ये कर लिया जनाब कि स्कोप क्या है, उस स्कोप से हमने लिस्ट ऑफ टास्क निकाल ली, लिस्ट ऑफ टास्क पे हमने ड्यूरेशन लिख ली, और जो भी हमारी रेट है वो हमने अप्लाई कर दिया। रेट में आप प्रोग्रामर की
तनख्वाह है, उसको कंप्यूटर दिया हुआ है, उसको ऑफिस दिया हुआ है, तो वो सारी कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली। कैसे कैलकुलेट होती है कभी मैं बता दूंगा जब ठीक है। तो वो लगा दिया। अब हमने क्या करना है, उसकी बजटिंग करनी है और अप्रूवल लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमिन बजट। ठीक है, बजट का मतलब ये है कि इससे ज्यादा पैसे नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं। तो आप बता दीजिए कितने पैसे चाहिए। तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं, ऐसा नहीं है कि वो मांगते जाएंगे और आप देते जाएंगे, मतलब वो आप मांगते जाएंगे और वो देते जाएंगे। देयर हैज टू बी एग्रीमेंट। ठीक है, तो एग्रीमेंट कैसे आएगा, आपने अपनी एस्टिमेशन कर ली और एस्टिमेशन में जहाँ गलती के चांसेस हैं वो आपने कर लिए। अब दैट हैज बिकम द बेस लाइन। ये बात समझ में आ रही है? बेस लाइन किसको कहते हैं, रिव्यू एंड एग्रीड। तो आपने देख लिया है प्रोजेक्ट की लिस्टिंग, देख लिया है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, देख लिया है और हमारे रेट देख लिए हैं। अब दैट हैज बिकम द बेस लाइन। ये इंटरनल भी है, इंटरनल का मतलब है टीम, और कस्टमर के साथ भी है। ठीक है, तो अब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो बेस लाइन का वर्ड समझ में आ रहा है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट बात यह कि कब कब कितने पैसे चाहिए। ठीक है, तो हमें अगले महीने कितने पैसे चाहिए, उसके बाद कितने पैसे चाहिए, उसके बाद कितने पैसे चाहिए। तो हाउ मच मनी वी नीड, कितने पैसे चाहिए और कितने हम खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अथोराइज बजट हो गया। क्लियर हो रही है बात? कॉस्टिंग कैसे हो रही है, ये काम है तो इतने पैसे हैं, ये काम है तो इतने पैसे हैं। ठीक है, तो आपको दिखा दिया। ये ऐसी है जैसे आपको किसी ने कहा मुझे घर बनाना है, तो आप कहते हैं रुक जाइए, पहले तो मैं आपकी स्कोप समझ लूं, पहले आपकी रिक्वायरमेंट समझ लूं। तो वो स्कोप समझता है, नक्शा बनाता है, नक्शा एग्रीमेंट हो गया तो कहता है अच्छा जनाब इस पे इतनी कॉस्ट लगेगी, पर स्क्वायर फीट जो है ना वो इतनी कॉस्ट आती है। तो आप एग्री करेंगे तो शुरू होगा, एग्री नहीं करेंगे तो शुरू नहीं होगा। तो एग्री करने का मतलब है बेस लाइन। क्लियर है ये बात? तो ऐसा नहीं है कि आप कहें अल्लाह का नाम लो और शुरू कर दो, और भाई एग्रीमेंट होगा, क्या बनाना है ये समझना होगा, कितने पैसों में बनाना है ये एग्रीमेंट होगा। उसमें 19-20 हो सकता है, 2 घंटे ज्यादा 2 दिन कम, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो समझ में आ रही है? एग्रीमेंट हो गया कॉस्ट के ऊपर, और फिर वो एक बजट है जिसमें हमें पता है कि 3 महीने बाद कितने पैसे चाहिए, अगले 3 महीने कितने चाहिए, अगले 3 महीने कितने चाहिए, या हर महीने कितने चाहिए। तो दैट हैज बीन अथोराइज्ड एंड अप्रूव्ड। ये किस में होगा, प्रोजेक्ट चार्टर में। याद है प्रोजेक्ट चार्टर? प्लानिंग करने से पहले आपके पास एक सीलिंग होती है, किसने करना है, क्या करना है और कैसे। तो प्रोजेक्ट चार्टर अप्रूव हो गया आपका। क्लियर हो रही है बात? अब ये कैसे होता है, ये देखिए, ये आउटपुट है। बेसलाइन बनाना है अपने और फंडिंग रिक्वायरमेंट। तो अब क्या करते हैं, और अभी आपने जो बताया कॉस्ट की एग्रीगेशन कर ली, एक्सपर्ट जजमेंट हो गया, सारा कुछ हो गया, और आपने हर एक्टिविटी की एस्टिमेशन लगा ली। और बेसिस फॉर एस्टिमेशन में तनख्वाह, उसका प्रोविडेंट फंड, उसकी ट्रेवलिंग, उसको गाड़ी, ये सारी बेसिस हैं कि हम कॉस्टिंग कैसे कर रहे हैं। आपने उसको दिखाया, उसने कहा हाँ ठीक है, या उसने कहा नहीं यहाँ ज्यादा लग रहा है, यहाँ कम लग रहा है। हम तो खैर कभी नहीं कहेगा यहाँ ज्यादा लग रहा है इसको कम करो। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपने उसको एक डॉक्यूमेंट दिखाया, इस पे एक एग्रीमेंट आ गया, ये बेस लाइन बन गई। अब ये बेस लाइन तो बन गई टोटल कॉस्ट, लेकिन आपको लिखा होगा हर महीने, हर महीने कितने चाहिए, इस महीने कितने चाहिए। तो वो आपको पैसे चाहिए होंगे, आपने लोगों को तनख्वाह देनी है, लोगों को लैपटॉप देना है, लोगों को कस्टमर के पास भेजना है, आपको यहाँ से 3 लोग उड़ा के लाहौर भेजने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? एस्टिमेशन हो गई हर टास्क की, बजटिंग हो गई। बजटिंग में हम कोई रिस्क है तो वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सर इसमें ज्यादा वक्त लगेगा, ये आपने 15 दिन रखे हैं, 15 दिन नहीं लगेंगे हमें, 3-4 दिन पढ़ने में लगेंगे, किसी से पूछने में लगेंगे, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। या हमें हमें हमारी कॉस्ट नहीं लगाइए, एक एडवाइजर की कॉस्ट भी लगाइए, या एक कंसल्टेंट की कॉस्ट भी लगाइए, ये हमारे लिए बहुत नया डोमेन है, तो हमें 2 लाख रुपए देके उसे ये सीखना पड़ेगा। तभी सारी डिस्कशन होने के बाद, सारा कुछ होने के बाद आपका एक बजट बन गया। ठीक है, बजट बन गया भाई। अब ये बजट बन गया, प्रोजेक्ट शुरू करना है आपने। तो प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसका मतलब है आप इस प्राइस से या इस कॉस्ट पे आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है,
है, मेरे पास 3 मिनट रह गए हैं, खत्म हो रहा है, तो मैं अटेंडेंस ले लूं क्योंकि ज्यादातर लोग होंगे इसके बाद, फिर तो मैं अटेंडेंस लेने के बाद आई स्टार्ट अगेन। ठीक है। जस्ट थोड़ा, कहाँ गई अटेंडेंस? अटेंडेंस दिख रही है हमें, खुली हुई भी है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है। चलिए इधर अटेंडेंस बोल देंगे सारे लोग, ताकि मैं अटेंडेंस ले लूँ और फिर आराम से हम पढ़ाई करते रहे। चलिए, अब्दुल अजीज, Present, sir. अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आपकी आवाज नहीं आ रही, बाला आप नजर आ रही, कौन सा वाला अब्दुल्ला यार? सर ये 62057। 205 है, सही है। चलिए, अली अहमद। प्रेजेंट। ठीक है। अली खालिद। प्रेजेंट। अलीजा फातिमा। अलीजा। अनुषा। प्रेजेंट। आसिम। आसिफ। ओके। फिरोज खान। प्रेजेंट सर। फिजा सलीम। प्रेजेंट। हमजा नासिर। हिना। सर प्रेजेंट। ओके। आप लोगों की आवाज बहुत खुल के आ रही है। सर इहसान। प्रेजेंट अब्दुल्ला। सॉरी सर। अब्दुल्ला कौन सा वाला? 65.27। 177। जी। ओके। इहसान खान लोधी। इहसान। ओके, आवाज नहीं आ रही है। हुजैफा आलम। Present. इजहार हुसैन। प्रेजेंट। जिया भाई। जिया। जजा जुबैर। जजा। ज्योति कुमारी। ज्योति। जॉर्डेट ऑगस्टन। जॉर्ड ऑगस्टन, माई अपॉलजी। ऑगस्टन नहीं है। ओके। लमान अहमद सिद्दीकी। Present, सर sir.